सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। और आप सभी को पता है कि कुछ टाइम से मैं आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि वहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी बनती चली जाए और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें। आपको ये समझ में आ सके कि आपको इंग्लिश पेडागोजी में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या उसका पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है क्वेश्चन पूछने का, और आपकी अपनी खुद की अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, उसे एग्ज़ाम में उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि अभी जो लास्ट वीडियो था मैं आपको लैंग्वेज 2 है ना, इंग्लिश पेडागोजी का जो लैंग्वेज 2 है आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का सीटेट 20 अगस्त 2023 का जो पेपर है, जिसका ये आपका इंग्लिश का लैंग्वेज 2 है, उसका मैं पेडागोजी आपको सॉल्व करवाई थी। तो हमने हाफ ही क्वेश्चन किए थे, आधे क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा था क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार सीटेट में नए पूछे गए हैं जो इससे पहले कभी पूछा नहीं गया था जिन क्वेश्चंस को, तो उन पे मुझे आपसे डिटेल में चर्चा करनी थी कि क्या वो चीज़ होती है, उसके बारे में आप डिटेल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट उस क्वेश्चन को अलग पैटर्न से भी पूछा जा सकता है। अगर उस टॉपिक को आप अच्छे से अभी डिटेल में समझेंगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्म है कैसे भी वो दे, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, अगर उस आप पैटर्न को अच्छे से उसके बारे में डिटेल जान चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ हमने 128 तक किया था, 129 से हम करेंगे लैंग्वेज सेकंड, है ना, इंग्लिश पेडागोजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 129 क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड of speech within the same spoken or gestures idea they are engaging in। मोनोलिंगुअल यानी कि एक भाषा बोलने वाला जो स्पीकर है, ठीक है, जब एक भाषी जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, तो फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में जब वो बात करता है विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया, मतलब कि जो उसके जो थॉट होते हैं वो सेम स्पोकन वर्ड होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, उसका जो थॉट होता है, आइडिया होता है, विचार होता है, वो सेम होता है। मतलब कहने का मतलब है किसी वाक्य को वो कह रहा है, किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, कोई थॉट वो बोल रहा है। एक भाषाई व्यक्ति जो बाइलिंगुअल नहीं है वो फॉर्मल से इनफॉर्मल की ओर आता है, तो क्या होता है, मतलब वो किस चीज में एंगेज है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कोड स्विचिंग, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब आपको लगेगा कोड स्विचिंग क्या होता है, तो वो हम आज डिटेल से समझेंगे। देखिए ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, डायलेक्ट और सोशियो लिंग्विस्टिक। तो पहले देखिए डायलेक्ट यानी जो आपकी बोली होती है, भाषा नहीं, भाषा के अंतर्गत जो बोली होती है ना, क्योंकि हिंदी भाषा में भी अलग अलग बोली होती है। जैसे कि हम हिंदी भाषाई जो लोग हैं, अलग अलग जो स्टेट में है, अलग अलग क्षेत्र में है, रीजन में है, तो हमारी जो बोली होती है, जो हमारा जो डायलेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। भाषा यानी लैंग्वेज, लेकिन डायलेक्ट क्या होती है, बोली। बोली कैसे, भोजपुरी बोली, बिहारी बोली, है ना, जो आपका जो एक्सेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है, इसे हम डायलेक्ट कहते हैं। सोशो लिंग्विस्टिक मतलब जो समाज में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, वो हम इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया करने के लिए हम समाज में जो इन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सोशो लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। ठीक है, अब देखिए कोड मिक्सिंग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको हेल्प करेगा। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होता है पहले आप समझिए, ठीक है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हमने कोड स्विचिंग क्यों नहीं किया। कोड यानी यहाँ पर भाषा है, क्या है, भाषा यानी लैंग्वेज। स्विच एक है, एक कोड स्विचिंग, एक होता है कोड मिक्सिंग।
अब पहले समझिए कोड मिक्सिंग क्या होता है। जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई वाक्य कह रहे हैं, ठीक है, उस वाक्य में आप एक आदि शब्द, ठीक है, वर्ड जिसे कहते हैं, या लेक्सिकल वर्ड को ही कहा जाता है, मीनिंग उसके, कोई शब्द का या कोई फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं अलग भाषा में। जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं आप, ठीक, उसके बीच में एक सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और उसके बीच एक आध वर्ड आप हिंदी का यूज़ कर लिए, तो वो क्या होता है, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग मतलब जब आप एक भाषा कह रहे हैं उसके अंतर्गत आप दूसरे भाषा के शब्दों का इस्तेमाल, शब्द का, नॉट द सेंटेंस, ठीक है, तो वो कोड मिक्सिंग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहूँ तो, जैसे आप कोई जगह घूमने गए, ठीक, आप ऐसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, वाओ दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल यार, तो अब ये यार जो है यहाँ पर हिंदी शब्द हो गया, मतलब हिंदी शब्द हो गया, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। इंग्लिश के बीच में आप एक शब्द क्या कर दिए, हिंदी का कर दिए, है ना। या फिर इट्स सो ब्यूटीफुल, अति उत्तम, ऐसा बोल दिया आपने, तो इसमें आपने क्या किया, फ्रेज जो है हिंदी डाल दिया। बोल तो रहे थे आप सेंटेंस इंग्लिश में, लेकिन क्या कर दिए आप, बीच में क्या कर दिए, उसमें शब्द या फ्रेज है ना, उसका इस्तेमाल कर दिए आप हिंदी में। तो यहाँ से आप क्या कर दिए, लैंग्वेज को उसमें मिक्स कर दिए। कोड यानी यहाँ पर लैंग्वेज है, और मिक्स यानी कि अगर आप सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं तो एक आदि शब्द आप उसमें हिंदी का मिला दिए। ठीक उसी तरह, सिर्फ हिंदी इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि तेलुगु वगैरह में कोई पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है, वो तेलुगु है, उसके बीच में तेलुगु वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे कि सॉरी आई फॉरगॉट दिस, अयो इट हैपेंस। अयो, अयो एक वर्ड है तेलुगु, ठीक है, अब वो बोल रहा है सॉरी आई फॉरगॉट दिस, अयो इट हैपेंस, इस तरीके से, मतलब अयो जो तेलुगु वर्ड है उसको यूज़ कर लिया इंग्लिश के बीच में। ठीक उसी तरह से हिंदी में आप बोल रहे हैं ये कितनी सुंदर लग रही है यार, जस्ट ब्यूटीफुल, है ना, तो कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट ब्यूटीफुल, तो आपने या सो ब्यूटीफुल बोल दिया। तो इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, अब इसके बीच में क्या कर रहे हैं आप, हिंदी मिक्स कर रहे हैं, या इंग्लिश कह रहे हैं उसमें हिंदी मिक्स कर रहे हैं, या हिंदी वाक्य यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, क्या, शब्द या फ्रेज, तो वो होता है आपका कोड मिक्सिंग। ठीक उसी तरह से कोड स्विचिंग का मतलब है जब आप एक भाषा बोल रहे हैं और सडनली आप दूसरी भाषा में, मतलब सेंटेंस में चले जाते हैं, दूसरी भाषा का सेंटेंस में चले जाते हैं, वो आपका कोड स्विच करना होता है। मतलब आप कोई सेंटेंस कह रहे हैं किसी एक भाषा में और आप उसको फिर अन्य भाषा में स्विच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है, आई रियली रिग्रेट अबाउट दिस, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये कोड स्विचिंग है, क्योंकि आपने सेंटेंस टू सेंटेंस स्विच किया। लेकिन वहीं अगर आप कोड मिक्सिंग की बात करें तो ये जगह कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल, तो आपने दो ही शब्द का इस्तेमाल किया इसमें, तो ये कोड मिक्सिंग है। और कोड स्विचिंग मतलब आप एक सेंटेंस एक बार बोल रहे हैं कि मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, फिर आप कह रहे हैं अगेन कि आई रियली रिग्रेट अबाउट दिस थिंग, तो क्या हो गया, आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो ये आपका कोड स्विचिंग हो गया। तो यहीं पे ये बोल रहा है मोनोलिंगुअल, मतलब एक भाषाई जो है स्पीकर, फॉर्मल से इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि एक अपनी जो लैंग्वेज, जो फॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब मान लीजिए लैंग्वेज 2 इंग्लिश में बोल रहा है, फिर इनफॉर्मल मोड में स्पीच में चला जाता है, मतलब कि दूसरी भाषा, मतलब इनफॉर्मल में चला जाता है, दूसरी भाषा में स्विच करता है, उसी आइडिया उसी सेम थॉट को, उसी आइडिया उसी सेम थॉट को, जेस्चर्स को कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है, फिर वो बोलेगा आई रियली रिग्रेट अबाउट दिस, तो वही सेम चीज़ बोला ना, मतलब आई रियली रिग्रेट अबाउट दिस का मतलब ही क्या हुआ कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। उसी थॉट को, उसी स्पोकन स्पीच को वो फॉर्मल से इनफॉर्मल जाके बोल रहा है, कहने का मतलब है पहले वो जो बोल रहा था उससे उसने स्विच किया, तो ये हो गया आपका कोड स्विचिंग। कोड यानी यहाँ पे लैंग्वेज, इंग्लिश में से लैंग्वेज को ही कोड कहा जाता है, ठीक है, इसको CM कहते हैं, इसको CH कहते हैं, तो बस इतना ही अंतर है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में, कि जब आप सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं दूसरी भाषा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दूसरी भाषा में, वो कोड मिक्सिंग हो जाता है। और कोड स्विचिंग की बात करें तो वही सेम थॉट या स्पीच को आप फॉर्मल से इनफॉर्मल, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में आप स्विच कर लेते हैं, वो स्विचिंग होता है। तो अब मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसका आंसर कोड स्विचिंग क्यों है, कोड मिक्सिंग नहीं, क्योंकि जो वो थॉट कह रहा है उस थॉट को
वो फॉर्मल से इनफॉर्मल, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में वो स्विच कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, कोड स्विचिंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 30। चिल्ड्रेन्स इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बच्चों का जो इनफॉर्मल मतलब बिल्कुल अनौपचारिक, एकदम बोलचाल वाली जो इंटरेक्शन होती है, बोलचाल मतलब बिल्कुल अनौपचारिक, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये जो इंटरेक्शन होता है, न्यून क्रिया होती है ना, अपने दोस्त में, अपने रिलेशनशिप में या किसी भी अदर कम्युनिटी में, वो किस पे बेस्ड होता है, उसका मेन बेसिक चीज़ क्या होता है, उसका मुख्य क्या होता है, तो उसका मुख्य यहाँ पर क्या होगा, असाइमिलेशन, अकोमोडेशन, इनकल्चरेशन, ये नहीं है आपका, ये लैंग्वेज सोशलाइजेशन में है। भाषा के माध्यम से जब वो सोशलाइज होता है, समाज में बातचीत करता है, भाषा के माध्यम से ही करता है, तो उसका जो इंटरेक्शन, कहने का मतलब है आप अगर किसी भी अपने कम्युनिटी, अपने रिलेटिव, अपने आसपास, अपने नेबर, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है, समझिए वो है ना, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती में, चाहे रिलेशनशिप हो या किसी भी अदर कम्युनिटी से, तो वो उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है लैंग्वेज सोशलाइजेशन। बात के थ्रू ही तो आप अन्योन क्रिया करते हैं उनके साथ में। इसीलिए तो लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्यों? भाषा के माध्यम से सोशलाइज होते हैं आप, कल्चरल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को सीखता है, उससे उसके संज्ञान का विकास होता है। जितने ज़्यादा लोग से हम मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो संज्ञान का भी विकास होता है, हम लोगों के बारे में जानते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं, नॉलेज हमारी बढ़ती है, हमारे संज्ञान का विकास होता है। यही वो चीज़ मतलब इंटरकनेक्ट होती है। इस बात को लेव वाइगोत्स्की जी हमेशा कहते हैं, ठीक है, कहते थे मतलब। तो 130 यहाँ पे हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं 131। इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड अ पाथवे फॉर लर्नर टू, क्या बोल रहे हैं, शब्दकोश को यूज करने से ग्रामर में मतलब लर्नर को क्या प्रोवाइड किया जाता है, मतलब क्या मिलता है इससे, क्या उनको मतलब पाथवे मिलता है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। रीटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट, ये गलत है। कंबाइंड लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, एकदम सही है। देखिए, जब एक लर्नर को वोकैबुलरी यूज करता है, ग्रामर या वोकैबुलरी यूज करता है, तो उसको क्या मिलता है, तो भाई वोकैबुलरी जो शब्दकोश है उससे मीनिंग उसको मिलता है, और ग्रामर में वो सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करके, है ना, मीनिंगफुल एक कम्युनिकेटिव मतलब कि संप्रेषण करने में, जो चीज़ अभिव्यक्त करने में जो मीनिंगफुल जो विचार या चीज़ बनती है, सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, वो बन के आता है वोकैबुलरी का। यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्रामर में। तो कंबाइंड लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिंग एक्सप्रेशन, ये एकदम सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ड्राफ्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस, अब यहाँ पे वोकैबुलरी बोला है, अब यहाँ पे पीस ऑफ राइटिंग बोला है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपने आप में विरोधाभास है। राइटिंग से रिलेट करता हुआ कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। ये तो शब्द जो होते हैं, जितना ज़्यादा वोकैबुलरी अच्छा होगा तो मीनिंग जो होती, लेक्सिकल आइटम मतलब कि जो मीनिंगफुल जो शब्द से बन के सेंटेंस आते हैं, जिसका संप्रेषण किया जा सकता है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, ये बात बनती है। स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन, मतलब वोकैबुलरी सीखते हैं तो सिर्फ फॉर्मल सिचुएशन के लिए तो नहीं होता है, कॉन्फिडेंस या एक्यूरेसी के लिए तो नहीं करते हैं आप, हर सिचुएशन में काम आता है जहाँ पे आपको मीनिंगफुल या थॉटफुल बात करनी होती, कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो और ये तो सिर्फ लिसनिंग करके उसको फिर से कहना है, उसके बारे में बोला है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका बेस्ट आंसर है। वोकैबुलरी जो है ग्रामर के यूज में आपको लेक्सिकल मीनिंग देता है, मतलब मीनिंगफुल एक आपको शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो संप्रेषण करने के लिए जो आप अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं, उसको वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 32। Which one of the following is not a classroom resource for learner in teaching learning of language? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्लासरूम में एज अ रिसोर्स यूज नहीं किया जा सकता? रिसोर्स मतलब संसाधन,
जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लर्निंग और मतलब टीचिंग लर्निंग के दौरान बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें से क्या नहीं है बोल रहा है, 3 ऐसा है जो है रिसोर्सेस है, संसाधन है, और एक नहीं है, आपको नहीं को पहचानना है। तो रीडिंग कॉर्नर तो भाई रिसोर्सेस है, बच्चे सीखेंगे, है ना, तो ये नहीं होगा। क्लासरूम लाइब्रेरी में किताबों की मदद से वो क्या करेंगे, सीखेंगे, तो ये भी एक रिसोर्स ही है ना। फिर वर्ड वॉल जो बोला है, मतलब कि वॉल में जो वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं उससे भी बच्चे सीखेंगे, तो ये भी रिसोर्सेस है, क्लासरूम रिसोर्सेस है, तो ये तीनों नहीं होगा। क्लासरूम प्रोसीजर, मतलब क्लास में जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी चीज़ किया जाता है, स्टेप किया जाता है, प्रोसीजर यानी जो भी प्रोसेस लगता है पढ़ाने के दौरान, वो टीचर के द्वारा किया जाता है, उससे कुछ सीखने का मतलब वो रिसोर्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो भी प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्लास में आए, ठीक है, जो भी मतलब कि आपने किया, अटेंडेंस लिया, रजिस्टर लिया, ये सब ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, अटेंडेंस निकाला, अटेंडेंस लिया, फिर किताबें खोलने को कही, ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से कुछ सिखाना नहीं हो रहा है, तो ये संसाधन के रूप में नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन रीडिंग कॉर्नर यानी कि जहाँ पे रीडिंग किया जाता है, ठीक है, लाइब्रेरी जो होती है, या फिर वर्ड वॉल होता है, ये एक रिसोर्स का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 33। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। असर्शन क्या बोल रहा है, अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय लैंग्वेज टीचर, एकदम सही बात है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग जो प्लान होती है टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान क्या होता है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान उन बच्चों के लिए जिनकी नीड अलग अलग होती है, कोई बच्चा किसी में वीक होता है, कोई बच्चे की नीड कुछ और होती है, इसमें डिसेबल्ड बच्चे भी शामिल होते हैं, मतलब डाइवर्सिटी जो होती है लर्नर में, डाइवर्स लर्नर है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रीजन बोल रहा है देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। देखिए ये बात सही है, देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। नया लैंग्वेज सीखने के लिए डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी भाषा वगैरह अलग होती है, तो ये बात तो सही है, देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। लेकिन ये जो रीजन है इस कथन को पूरा नहीं करता है, ये कारण नहीं है कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग जो प्लान है वो लैंग्वेज टीचर द्वारा क्रिएट करना चाहिए, ये कारण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है वो असर्शन को पूरा नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे नए लैंग्वेज को सीखने के लिए लर्नर्स में डाइवर्सिटी होती है बोला गया है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान बोला है, तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान जो है वो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं या फिर जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके नीड के हिसाब से केटर किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज की बात की गई है जो अपने आप में ठीक है, लेकिन इस जो असर्शन है इसका रीजन नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर उसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बहुत लोगों ने तो पहले यही करवाया था जब आंसर की निकला था कि ए और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए और आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है नए लैंग्वेज को सीखने के लिए लर्नर में, ये बोला है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब इस असर्शन को, इस कथन को पूरा नहीं कर रहा है, ये इसका रीज़न नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअलाइज लर्निंग की बात की जा रही है, मतलब कि अलग अलग नीड के बच्चों को अलग अलग उनके नीड के हिसाब से स्पेशल जो टीचिंग दी जाती है ना, उनके नीड को केटर करते हुए उसके बारे में बात कही गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए डाइवर्सिटी होती है, तो ये इस कथन का तो बिल्कुल भी मतलब रीज़न सही नहीं है। बात ये सही है लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है, इसीलिए हम दोनों मतलब ये आंसर करेंगे कि ए और आर तो करेक्ट है बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 34। इन विच मैथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले सेंट्रल रोल इन टीचिंग। कौन से मैथड में
लर्नर का जो फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि उसका वर्नैक्यूलर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, जो वो नेटिव अपना जो बोली बोलता है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो सेंट्रल रोल करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड में? तो ये आपका बहुत ही मतलब रटा रटाया क्वेश्चन का आंसर है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बच्चे को क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में समझाया जाता है, मतलब ट्रांसलेट करके उनके जो फर्स्ट लैंग्वेज में समझाया जाता है। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है वो यही है कि ग्रामर है, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश का वो किया जाता है, उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना उसमें उनको समझाया जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है यहाँ पर सेंट्रल रोल प्ले करता है, यही बात कही गई है, तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन है अभी, है ना, इसके बाद तो आप देख सकते हैं ये पैसेज शुरू है, तो लास्ट आज के लिए यही है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिया है ना, आप देख सकते हैं, देखिए, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे, सबसे पहला ही क्वेश्चन था हमारा। बाइलिंगुअलिज्म मतलब जो दो भाषा जानता है, ठीक है, जिसे दो भाषा आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए नया है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसकी एक जो वीडियो बनेगी अलग, ताकि हम डिटेल में इन सब क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप देखेंगे कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, तो हमने इसे समझ लिया है। यहाँ पे मैं फिर से कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग आपको डिटेल नहीं समझाऊंगी। कोड मिक्सिंग यानी कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसमें एक आधी अगर आप हिंदी में बोल दिए शब्द, वो कोड मिक्सिंग है। और वही कोड स्विचिंग मतलब एक सेंटेंस आपने पूरा इंग्लिश में बोला और फिर से उसको हिंदी में रिपीट कर दिया, या हिंदी में बोला फिर उसको इंग्लिश में रिपीट कर दिया, तो ये आपका क्या होता है, कोड स्विचिंग होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वो भोजपुरी। चेतन का पहला लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब उसका वर्नैक्यूलर या नेटिव लैंग्वेज क्या था, उसका भोजपुरी था। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु, लेकिन जब से वो तमिलनाडु आया है, ही नो लॉन्गर स्पीक भोजपुरी, अब वो भोजपुरी नहीं बोलता है, एंड ओनली स्पीक इंग्लिश विद द नेटिव, क्योंकि तमिलनाडु की जो मेन जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, और एक तो तमिलनाडु का जो उनका अपना भाषा होता है ना, मद्रासी जो लैंग्वेज होती है या जो तमिल लैंग्वेज होती वो होती है। तो ये जब तमिलनाडु आया तो इंग्लिश बोलने लगा, ठीक है, वहाँ के नेटिव्स का जो मतलब उनके जो नेटिव्स हैं वहाँ जो रहते हैं उनके साथ इंग्लिश बोलने लगा। व्हेन द न्यू सेकेंड लैंग्वेज, न्यू सेकेंड लैंग्वेज क्या हो गया, इंग्लिश, रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट, है ना, ऑप्शन दिया है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, बाइलिंगुअलिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा आप, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग हमने देखा, जब आप सेंटेंस के बीच में अलग शब्द जो है, अलग भाषा का जो मतलब आप फर्स्ट लैंग्वेज बोल रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज का एक दो शब्द यूज कर दिए, वो होता है कोड मिक्सिंग, ठीक है। और वही अगर कोड स्विचिंग की बात की जाए तो बिल्कुल सेंटेंस को हूबहू दूसरे में आप स्विच करते हैं, जो कि फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे चेतन की जो लैंग्वेज थी, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी वर्नैक्यूलर लैंग्वेज थी, उसकी नेटिव लैंग्वेज थी वो भोजपुरी थी, ठीक है, क्योंकि वो तमिलनाडु जब से आया वो इंग्लिश ही बात करता है वहाँ के नेटिव से। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज वो इतना बोलने लगा कि वो अपना भोजपुरी लैंग्वेज बोलना छोड़ दिया, भाषा बोलना छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर सेकेंड लैंग्वेज अगर नेटिव लैंग्वेज को रिप्लेस कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है, ये इसका आंसर है। और आपको बताती हूं कि सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है। सपोज आप, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं आप, ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं, जॉब के सिलसिले में आप साउथ में पोस्टेड हो गए, अब वहाँ की जो नेटिव जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश बोल बोल के अपनी हिंदी छोड़ चुके हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, ये आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है। बाइलिंगुअलिज्म यानी दो भाषा, आप एक भाषा से दूसरी भाषा में तो आ गए, लेकिन अपनी जो नेटिव भाषा है वो आप छोड़ दिए, सब्ट्रैक्ट हो गई वो। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है, मतलब शब्दों से आप थोड़ा सा टैग वर्ड यूज कीजिए। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटना, आपकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो घट गई, बिल्कुल घट गई। क्यों? न्यू लैंग्वेज, जो न्यू सेकंड लैंग्वेज है वो आप जब बात करना शुरू किए, आप बस उसी में कंटिन्यू हो गए, आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी अपनी जो नेटिव है फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही हट गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हम उसे कहते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से 135 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद पैसेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यही जो था मेन था, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये सब क्या होता है, ये आपको समझाना था। इसीलिए ये मैंने सेकंड पार्ट लिया है इस वीडियो का, है ना। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, और जो कुछ भी टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।